अयोध्या के उस गुमनामी बाबा की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी। कहा जाता है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसा मानने के कारण बहुत हैं। इंडिया न्यूज आपको उस कमरे के अंदर लेकर चलेगा जिसमें गुमनामी बाबा रहते थे। क्या कारण था कि उनके अंतिम संस्कार में भी उनका चेहरा प्रशासन ने नहीं देखने दिया? क्या वजह है कि उनको कोई कभी देख नहीं पाया? देश का एक बहुत बड़ा राज जिस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. We want to expel British power from India. We have to fight the enemy with its own weapons. नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका अर्धसत्य में स्वागत करता हूं। आज के दौर में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर माहौल गरमाने लगा है, उनके परिवार की खुफियागिरी की खबरों ने खलबली पैदा कर रखी है और कई हलकों से यह मांग उठने लगी है कि उनसे जुड़े जितने भी गोपनीय दस्तावेज हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। उसी दौर में मैं आपको ऐसी समाधि पर लेकर आया हूं जो सरयू के किनारे है, जो फैजाबाद में है, एक ऐसे संत की जिसको सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा जाता रहा है। इसकी चर्चा, इसका जिक्र और इसकी पड़ताल आज अर्धसत्य में। You know that I am always an optimist. Nevertheless, I must say that the response that I have received has exceeded my fondest expectations. आज से 30 साल पहले फैजाबाद शहर में एक साधु का निधन होता है और तारीख होती है 16 सितंबर 1985। उस साधु को लोग गुमनामी बाबा कहते थे और कुछ लोग भगवान जी भी कहते थे। उसका अंतिम संस्कार 2 दिनों तक नहीं होता है। 18 तारीख की रात में सन्नाटे में कुछ लोग उसके शव को लाते हैं और यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यह वो जगह है जहाँ आमतौर पर अंतिम संस्कार नहीं होता है। वो गुमनामी बाबा फैजाबाद में जिनके घर में रहते थे, उनका नाम शक्ति सिंह जी है, मेरे साथ हैं। और शक्ति सिंह जी मुनासिब व्यक्ति हैं बताने के लिए कि आखिर उस रात क्या हुआ था और उन 48 घंटों में, यानी कि गुमनामी बाबा के निधन से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक हुआ क्या था। यहाँ अंतिम संस्कार उनका क्यों किया गया? देखिए, 16 सितंबर की शाम को उनकी डेथ हुई है और उसके बाद यहाँ जो लोग भी उनके शिष्य के रूप में रहते थे, गिने चुने व्यक्ति लोग, वो सब परेशान थे कि हम लोग क्या करें इसके बाद। तो लोगों ने यहाँ से कलकत्ता में जो जैसे इनके जो लोग मिलने आया करते थे इनसे, उनसे संपर्क किया और कोई भी उन लोगों को ऐसा उत्तर नहीं मिला उनसे। ये लोग खुद परेशान थे कि हमें करना क्या है। यानी इनके लोग कलकत्ता से आया जाया करते थे? जो इनके लोग कलकत्ता से आया जाया करते थे 23 जनवरी को और दुर्गा पूजा के समय। ये बंगाली थे? हाँ, ये बंगाली थे। उनसे संपर्क करने के लोगों ने कोशिश की। क्या बात हुई उन लोगों से ये तो मुझको भी नहीं पता है, लेकिन 48 घंटे तक उनका इंतजार किया गया उन लोगों के आने का। और जब वो लोग 48 घंटे तक नहीं आए, तब फिर यहाँ पर रात में लाके इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमें ये कहना है कि अगर हमारे किसी शंकराचार्य की भी मृत्यु होती है और अगर इलाके के दरोगा की ड्यूटी न लगाई जाए तो भी वहां पर देखने नहीं जाएगा। आखिर इस गुमनामी शख्स में ऐसी क्या बात थी? इसका तो किसी से कोई लेना देना नहीं था। 2.5 वर्ष मेरे घर रहे ये, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रहा इनका। आखिर क्या वजह थी कि उस समय यहाँ के जिलाधिकारी, कप्तान, कमिश्नर और डीआईजी, ये सब लोग हमारे घर के सामने जो बना हुआ है सर्किट हाउस, वहां लगातार कैंप किए हुए थे और पल पल की सारी जानकारियां ले रहे थे। और जब ऐसे स्थान पर इनका अंतिम संस्कार किया गया जहां पर आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, सब कुछ शासन प्रशासन और यहाँ की फौज की एक जैसे कह लीजिए आप साइलेंस प्रेजेंस में सारा काम हुआ। एक और बात जो गौर करने वाली है वो इस पट्टी पर है, मेरी नजर अभी यहाँ गई है। गुमनामी बाबा का नाम तो ऊपर जरूर है, इनके जन्म की तारीख यहाँ है 23 जनवरी 1897। मृत्यु की तारीख यहाँ नहीं लिखी है 23 जनवरी। यह जो तारीख है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की तारीख भी होती है। इसलिए बहुत सारे लोग गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे इस शो में सामने आएंगी। आखिर गुमनामी बाबा इतने रहस्यमय व्यक्ति क्यों थे? आखिर गुमनामी बाबा के पास ऐसा क्या था जिन चीजों को देखने के बाद लोग दंग रह गए? उन चीजों को, उन सामान को देखने के बाद दुनिया को ये लगा कि अगर किसी भी साधु महात्मा के पास या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो कोने अतरे में ऐसे ही अपना वक्त काटता रहता है, यह सारी चीजें हैं तो साधारण नहीं होगा।
इसलिए अब मैं आपको राम भवन की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि उसी मकान के 2 कमरों में उस व्यक्ति ने अपने आखिरी 3 साल गुजारे और उन 2 कमरों से जो कुछ भी उनके निधन के बाद निकला तो दुनिया दंग हो गई, देश में चर्चा तेज हो गई कि अरे यह व्यक्ति कौन था। गुमनामी बाबा एक ऐसा आदमी है जो 70 के दशक में अयोध्या आता है। अयोध्या आने के बाद लाल कोठी एक जगह है जहां वो किराए पे रहते हैं। उसके बाद वो बस्ती चले जाते हैं और बस्ती वो कुछ समय गुजारते हैं, लेकिन बस्ती जिला उनको रास नहीं आता है और वो फिर लौट कर अयोध्या आ जाते हैं। इस दफा अयोध्या में सब्जी मंडी के बीचों बीच लखनऊआ हाता है, उसमें रहते हैं गोपनीय तरीके से, रहस्यमय तरीके से। उसके बाद गुमनामी बाबा यहाँ आ जाते हैं फैजाबाद के इस राम भवन में, और मैं राम भवन में आपको अब लेकर अंदर चलना चाहता हूं, इसलिए कि इस कैंपस के अंदर आते हैं, यानी इस परिसर में आते हैं तो आप देखते हैं कि बाईं तरफ नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति इस घर के मालिकों ने ही लगा रखी है और नेताजी के नाम पर एक ट्रस्ट भी आप चलाते हैं। इस घर के बगल से एक पतली सी गली आती है पीछे की तरफ, और जब आप पीछे आएंगे तो देखेंगे जहां यह मकान खत्म होता है वहीं 2 तरफ 2 छोटे छोटे मकान हैं, और दाईं तरफ यह 2 कमरों का जो मकान है इसी में गुमनामी बाबा रहा करते थे, जिनका निधन 1985 में हुआ। मैं आपको अब इन 2 कमरों के भीतर लेकर आता हूं। ये 2 कमरे हैं, यह पहला कमरा, इस कमरे के बाद अंदर आप जब आते हैं तो दूसरा कमरा। कहा जाता है कि नेताजी के साथ एक महिला रहा करती थी, उनको वो जगदम्बे पुकारा करते थे और जगदम्बे उनकी देखरेख करती थी, उनका खान पान देखती थी और उनका सारा इंतजाम जगदम्बे के हवाले ही था। मैं आपको ये दूसरे कमरे में लेकर आता हूँ। इसी कमरे में गुमनामी बाबा रहा करते थे और आप मेरे साथ शक्ति सिंह जी हैं। शक्ति सिंह जी इस राम भवन के मुखिया हैं। शक्ति सिंह पिछले कई साल से इस बात की लड़ाई लड़ते रहे हैं कि उनके इन 2 कमरों में गुमनामी बाबा का जो सामान मिला उसको सार्वजनिक किया जाए, उसकी जांच की जाए। शक्ति सिंह जी, आखिर ऐसा क्या मिला है जिसको आप सार्वजनिक करवाना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं? देखिए, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ जो भी सामान मिला है वो सामान किसी न किसी रूप में इशारा करता है कि नेताजी का इन सामानों से कहीं न कहीं से कुछ संबंध है। जैसे कि नेताजी के इस्तेमाल में आने वाला गोल्डन फ्रेम का जर्मनी का चश्मा, गोल्ड फ्रेम का, उनकी फाउंटेन पेन, उनकी रोलेक्स की घड़ी और फौज में काम आने वाले दूरबीनें, तमाम ऐसे नक्शे जिसका कि किसी साधु महात्मा से कोई मतलब नहीं हो सकता है। देश विदेश के, अपने सेकेंड वर्ल्ड वार का काफी ऐसा डिटेल निकला है उनके पास से जिसका कि एक साधु सन्यासी से कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। तो आखिर कौन थे वो? अच्छा, उनके पास चरण सिंह का भी नाम निकल रहा है, मोरारजी देसाई जी का भी नाम निकल रहा है, संघ के जो गुरु गोलवरकर है उनका पत्र निकल रहा है, तमाम उनके पारिवारिक पत्र निकल रहे हैं, सैकड़ों उनके घर के फोटोग्राफ निकल रहे हैं जिसमें वो अपने परिवार के साथ हैं। तो आखिर ये तमाम चीजें कौन व्यक्ति उनका अपने साथ लेके चल रहा था? तो खाली मैं यही जानना चाहता हूं कि वो सामान जो उनकी भतीजी ललिता बोस ने 86 में एक हाईकोर्ट से जो रिट हुई थी उन्होंने किया था कि सारे सामानों को सुरक्षित मालखाने में रखा जाए, इस आशय का एक आदेश किया था हाईकोर्ट ने। तो सारे सामान तो रख लिए गए, लेकिन उनकी जांच भी तो आवश्यक है। सारे सामान इशारा करते हैं कि वो नेताजी के हो सकते हैं या उनके किसी बहुत करीबी के हो सकते हैं। मैं इस कमरे में अब घूमना चाहूंगा, घूम करके कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको शक्ति जी ने बताया जो इस घर से बरामद की गई थी गुमनामी बाबा के निधन के बाद, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, जो नेताजी के माता पिता और उनके परिवार की जो निजी तस्वीरें थीं वो तस्वीरें भी इस मकान से निकाली गईं। शक्ति सिंह जी बता रहे थे कि नेताजी के जो गोल गोल गोल्डन फ्रेम के चश्मे हुआ करते थे वो चश्मे भी इस कमरे से मिले। 555 सिगरेट जो नेताजी पिया करते थे और विदेशी शराब, उसका जखीरा इस कमरे से मिला। आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म इस कमरे से बरामद की गई थी। बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों के पन्नों पर जो फुट नोट, कहा जाता है कि नेताजी फुट नोट लिखा करते थे, उन किताबों के नीचे यानी कि पन्नों के नीचे बहुत सारी नोटिंग्स पड़ी हुई हैं और वो फुट नोट नेताजी की हैंडराइटिंग से मिलते जुलते हैं। अलग अलग अखबारों में और पत्रिकाओं में और नक्शों के जरिए जो बताया गया कि ताइवान में ताइपेई के ऊपर विमान हादसे का शिकार नेताजी हो गए, वो नक्शे इस कमरे में मिले जिस कमरे में
गुमनामी बाबा रहा करते थे, या जिनको भगवान जी के नाम से भी लोग जाना करते थे। भारत और चीन के युद्ध पर एक किताब लिखी गई, हिमालयन ब्लंडर, और उस किताब में जहां जिक्र है भारतीय जनरल की कमजोरी का और भारत की हार का, उसी पन्ने पर नीचे फुटनोट में लिखा गया है कि नेहरू आपने यह गलती क्यों की, इस जनरल में कमान संभालने की क्षमता थी ही नहीं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति और देश के युद्ध से सरोकार रखता हो, उसके पास चिट्ठियां देश विदेश के राजनेताओं की आती जाती हों, उसके कमरे में जापानी, जर्मन और अंग्रेजी साहित्य पड़ा हुआ हो, उसके पास देश विदेश के नक्शे पड़े हुए हों, आखिर वो व्यक्ति सिर्फ संत हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज जो कमीशन के आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं, अगर वो खुद इस बात को बोल रहे हैं कि ये आदमी उनके हिसाब से सुभाष चंद्र बोस है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस बात को क्यों इसको समझ नहीं रहे हैं कि ये बात में काफी जोर है। खोसला कमीशन, शाहनवाज कमीशन, मुखर्जी कमीशन, 3 कमीशन इस बात के लिए बने कि नेताजी का निधन हुआ या नहीं, वो विमान हादसे के शिकार हुए या नहीं। खास करके 2 कमीशन ने तो माना, शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन ने, कि हाँ वो ताइपेई में जो विमान हादसा हुआ उस हादसे का शिकार नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस हो गए थे। लेकिन मुखर्जी कमीशन ने ये नहीं माना कि कोई हादसा हुआ था और विमान दुर्घटना वहां हुई थी। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है ऑन रिकॉर्ड कि इस घर में जो व्यक्ति रहता था, जिसको गुमनामी बाबा लोग कहा करते थे, उस व्यक्ति से नेताजी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमलान घोष को उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि जो गुमनामी बाबा फैजाबाद में थे वही नेताजी थे। उसके प्लेन क्रैश का नाटक करके वो रूस चले गए थे। रूस में उन्होंने संरक्षण मांगा था, जो उनको मिल लिया। ये जो कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि रूस में मार दिया गया, बिल्कुल बेसिर पैर के कोई सबूत नहीं है। कोई भी आदमी मुंह उठा के बोलता था कि रूस में गोली मार दी, गला घोट दिया। अरे भैया, कहाँ आपके सबूत कहाँ है? अगर रूस में मारा होगा तो कबर होगी, फायरिंग स्क्वाड होगा, सारी चीजें वहां मिलेंगी। रूस में कुछ नहीं है। उन्होंने डिटेल में बताया है कि मैं कैसे भागा। उन्होंने प्लेन क्रैश के बताया कि किस रूट से वो गए थे। उन्होंने ये भी समझाया कैसे हबीबुर रहमान को उन्होंने पट्टी पढ़ाई, वो वहां से निकले, रूस में कहाँ गए उन्होंने, रूस में वो किसी गुलाग में थे, वो कैंप में थे, उस कैंप का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। ये सरयू नदी सत्ता, साजिश और संबंध, इन तीनों के चरम की गवाह रही है। और यही सरयू नदी उस संत की समाधि की भी गवाह है जो कई सवालों में घिरा हुआ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर सत्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे संत की बात कर रहा हूं जो जर्मन और फ्रेंच पर एकाधिकार रखता था। एक ऐसा संत जो पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी पर घंटों बोल सकता था। एक ऐसा संत जो साइबेरिया और लेह लद्दाख का जिक्र ऐसे करता था जैसे वहां लंबे समय तक रहा हो। एक ऐसा संत जिसकी मौत के बाद यह कहा जाने लगा कि कहीं ये नेताजी तो नहीं। गुमनामी बाबा की मौत के बाद जितने सवाल, जितना रहस्य, जितना राज उनके आसपास घिरने लगा था, उसको बहुत लोगों ने छांटने की कोशिश की। मुझे ये बताया गया कि फैजाबाद में एक अखबार है जिसका नाम है जनमोर्चा, और जनमोर्चा के संपादक शीतला सिंह ने अपनी तरफ से एक बड़ी कोशिश की थी ये जानने के लिए कि गुमनामी बाबा से मिलने जो लोग कोलकाता से फैजाबाद आते थे वो लोग कौन थे। इस सिलसिले में वो फैजाबाद से कोलकाता गए और कोलकाता जाकर उन्होंने क्या पाया, यही जानने के लिए मैं आज शीतला सिंह जी के पास आया हूं। फैजाबाद के एसएसपी से मैंने उसका कि जो हमारी वार्ता हो, रिकॉर्ड भी हो सके, इसका प्रबंध मैंने पहले करवा लिया था। एक इंस्पेक्टर एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग मेथड लेकर के वो मेरे साथ गया था, और इस रूप में पहले आदमी जिससे मिला, इसने कहा पवित्र मोहन प्रधान ही हम लोगों के नेता थे, वो आर्मी और आईएनए के भी थे, इसलिए आप उन्हीं से बात कीजिए, वही सारी बात बता पाएंगे। डमडम हवाई अड्डे के पास बाईं तरफ जाने लगे तो बाईं तरफ उनका मकान है। उस मकान में हम लोग गए थे, वो मिले भी, और मिलने के बाद काफी लंबी बात हुई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं फैजाबाद जाता था, 25-23 जनवरी को जाता था, और हमारे साथ और लोग भी होते थे, और ये बात जो कही जा रही है वो सही है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप मरने की सूचना जो आपको दी गई
तो उसके बाद आप क्यों नहीं गए? कोई कारण हो सकता है, तो उसका जो है कि साहब वो चुप रह गए। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मेरी लंबी यात्रा का उद्देश्य ही निरर्थक होगा, कम से कम आप इतना तो बता दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं थे, तो उन्होंने उल्टा सवाल मुझसे किया कि क्या कोई भी आदमी जो नेताजी के निकट रहा हो, मरने की सूचना के बाद वो चुप रह सकता है, घर पर बैठ सकता है, अंतिम दर्शन करने न जाए, या जो है कि साहब उस अंतिम क्रिया में न शामिल हो, ऐसा हो सकता है? उनसे मिलने वाले लोगों की तादाद बड़ी सीमित थी, इक्का दुक्का लोग जी, मुझे वो उनसे मिलने वाले के 2 लोग वहाँ अयोध्या में थे, और यहाँ फैजाबाद में एक 2 बंगाली समुदाय थे, एक बाप और बेटा और उनकी पत्नी भी जाती थी। बैनर्जी परिवार, डॉक्टर टीसी बैनर्जी जो फिजिशियन यहाँ के थे और गुमनामी बाबा से पहली बार मिले, उसके बाद टीसी बैनर्जी के बेटे और उसके बाद उनकी बहू रीटा बैनर्जी, ये लोग भी गुमनामी बाबा से मिलते रहे। रीटा जी मेरे साथ हैं। रीटा जी, पहली मुलाकात आपकी गुमनामी बाबा से कब हुई थी? मैं डेट तो आपको नहीं बता पाऊंगी सही, बट इट वाज समवेयर इन 75-76 एज फार एज आई रिमेम्बर। आपके ससुर जब पहली बार मिलकर के आए तो उन्होंने क्या कहा? मेरे फादर इन लॉ जब पहली बार उनसे मिलकर आए तो हम लोगों से बोले कि तुम जानते हो हम किससे मिलकर आए हैं? तो हम लोगों ने पूछा किससे मिलकर आए हैं? तो वो बोले कि आज मैं सुभाष चंद्र बोस से मिलकर आया हूं। मैंने कहा क्या? तो बोले हाँ। जो उनके साथ बातचीत हुई ऐसे ही कॉमन बोले। फिर बोले कि जब हम चलने लगे तो वो हमसे बोले, डॉक्टर बैनर्जी आप इस कमरे से बाहर निकलकर मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, क्योंकि मेरा नाम इस दुनिया की रजिस्टर से काट दिया गया है। गौर करिए, काट दिया गया है। साधारण शख्स नहीं थे वो। उनकी बातों से हम लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि हम लोगों का केवल ध्येय रहता था कि हम जाके उनके साथ कुछ समय बिताएं। वो कौन है ये हम लोगों के दिमाग से बिल्कुल हट गया था। कहा यह जाता है कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन हुआ करता है और 23 जनवरी को बाबा जी के यहाँ भी, यानी गुमनामी बाबा के यहाँ भी कलकत्ता से लोग आते थे और उनके साथ 1-2 दिन ठहरते थे। जी, हम लोग तो रेगुलर विजिटर्स थे। Almost every Sunday we used to go and visit him, almost all the Sundays. लेकिन हम लोगों को आदेश रहता था उनका रिटन में, मुंह ज़बानी भी बोलते थे और रिटन में हम लोग को आदेश भेजते थे कि फलाने तारीख से यहाँ मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि विशेष पूजा अर्चना होती है, इसलिए उस समय हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो वो 2 समय ये 23 जनवरी के आसपास होते थे और दुर्गा पूजा के टाइम। रीटा जी जो कुछ भी कह रही हैं, बहुत सारी चीजें साफ हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये कहना नहीं चाहती हैं। मोटे तौर पर एक ऐसे इंसान को रीटा जी जानती हैं, ये इनका परिवार जानता रहा है, जो इंसान थोड़ा अलग था, जिस इंसान के बारे में दिल में बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन यह बात उतनी बड़ी नहीं है। बात यह है कि वो इंसान कौन था। ये जो सारी कवायद सुन रहे हैं कि साहब एक बाबा था, आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए। उस पर्दे के पीछे सारी बातें अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड की, इंटेलिजेंस की, पॉलिटिक्स की हुआ करती थी। उसको ये सब दिखाने के लिए पर्दा था उनका, उनके आंखों के सामने। और वो उन्होंने बोला कि मैंने अमेरिकन से बहुत ज़्यादा मैंने दुश्मनी मोल ले ली है। उनको मैंने वियतनाम के अंदर उनको मैंने तंग किया, उनको मैंने कोरिया में तंग किया, साउथ ईस्ट एशिया में तंग किया। फिर वो बोला करते थे कि अगर मैं अगर बाहर निकला तो मेरे को हैंड ओवर करने के लिए प्रेशर आएगा। भारत सरकार ने मुझे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करवा दिया है ऑलरेडी 47 में। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम जो इकट्ठी हो गई, इन सारी कॉम्प्लिकेशन को लेकर के वो ये बोला करते थे कि माई कमिंग आउट इज नॉट इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो लोग मेरी वजह से तंग होंगे। आज जिस गुमनामी बाबा को पहचानने की कोशिश हम करते रहे, जरूरी ये नहीं है कि वो गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हों। जरूरी ये भी नहीं है कि उन गुमनामी बाबा के बारे में जो कुछ भी कहा जाता रहा है उनमें से हर बात सही ही हो। फैजाबाद जिले का ये वही मालखाना है जिसमें गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सारा सामान बंद पड़ा है। अगर उन तमाम चीजों को जोड़कर उस गुमनाम आदमी को पहचानने की कोशिश की जाए तो मुमकिन है इतिहास का एक बड़ा सच सामने आ जाए।